हेलो फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि हम किसी भी इक्वेशन के लिए, केमिकल इक्वेशन के लिए रेट लॉ को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो आज हम करते हैं कि मान लीजिए इस पे कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए कि हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है दैट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 in a chemical reaction is 8 into 10 raised to power minus 4 mole liter inverse second inverse, and find the rate of disappearance of N2O5। मान लीजिए हमें यही इक्वेशन गिवन है दैट 2N2O5 गिव राइज टू 4NO2 प्लस O2। हमें पता है कि इसके लिए हम रेट इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं। तो अब हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है अपीयरेंस ऑफ NO2, दैट मीन्स हमें ये इक्वेशन, ये जो क्वांटिटी है ये गिवन है और हमें निकालना जो है वो ये निकालना है। तो हम इन दो को इक्वेट करके चलेंगे। कैसे? देखिए, -1/2 d of N2O5 अपॉन में dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/4 d of NO2 अपॉन में dt। हमें ये वाली चीज़ गिवन है तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। कैसे? -1/2 d of N2O5 अपॉन में dt इज इक्वल्स टू 1/4। देखिए, जो हमें गिवन है वो सिर्फ NO2 की वैल्यू गिवन है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा एज इट इज रहेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, 1/4 इंटू 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। तो ये क्या हो जाएगा? d ऑफ N2O5 अपॉन में dt विल बी इक्वल्स टू 1/4 इंटू 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, और इंटू में ये यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में था, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो माइनस का साइन है ये इस तरफ आ जाएगा। दैट विल बी लाइक दिस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 2 2 जा 4, तो ये आएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मॉल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हो सकता है कि हमारे पास ये गिवन हो और हमसे पूछ लिया जाए दैट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इज लाइक दिस एंड फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेट करेंगे, तब हम वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमें जो भी क्वांटिटीज गिवन होती हैं और जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें वैल्यूज निकालनी होती हैं, उन दो को हम इक्वेट करके चलते हैं और उसके बिहाफ पे हम उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन के लिए अगर हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन डिनोट करना है तो इन जनरल हम क्या लेके चलते हैं? इन जनरल मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन गिवन है दैट इज a ऑफ a प्लस b ऑफ b गिव राइज टू c ऑफ c प्लस d ऑफ d, या x ऑफ c हम कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम। रेट विल बी इक्वल्स टू दैट प्लस माइनस, रिएक्टेंट हमेशा माइनस में चलता है, दैट माइनस ऑफ 1/a, ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, d ऑफ a dt विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/b d ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल्स टू, यहाँ से प्रोडक्ट शुरू हो गए हैं तो ये प्लस में जाएगा 1/c d ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल्स टू 1/d d ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू t। तो ऐसे लिखते हैं हम किसी भी इक्वेशन के लिए अगर हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन करना हो। तो नेक्स्ट हम करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आवर फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमारे पास रिएक्टेंट होने ज़रूरी है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी मिलते हैं जब हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है एक मोमबत्ती है और उसको हमने चला के ढक दिया है, तो क्या होगा
कि हमने एक मोमबत्ती ली है, उसके ऊपर किसी जार को हमने रिवर्स करके रख दिया है, वो मोमबत्ती कब तक जलेगी? जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। दैट मीन्स कि उसके अंदर जब तक कोई भी रिएक्टेंट प्रेजेंट है, जितनी कंसंट्रेशन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है, वो मोमबत्ती तब तक ही जलेगी। जैसे ही उसके अंदर की जार के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तभी वो मोमबत्ती एकदम से बुझ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास जितने रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होएगी। तो यहाँ पे हम एक बात बोल सकते हैं दैट रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होएगी, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होएगा। हमने एग्जाम्पल लेके देखा है मोमबत्ती का, दैट हम दोबारा देखते हैं कैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई जलती हुई मोमबत्ती है, हमने उसके ऊपर किसी जार को रिवर्स करके रखा है। रिवर्स करने के बाद जितनी भी उस जार के अंदर ऑक्सीजन है, वो मोमबत्ती तब तक हमारे पास जलेगी जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी। जैसे ही उसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वो मोमबत्ती अपने आप से बुझ जाएगी। इसका मतलब जैसे ही मोमबत्ती ने पूरी की पूरी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, तो वो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए देख लीजिए, हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन जब होती है, इस तरफ हमारे रिएक्टेंट होते हैं और इस तरफ हमें मिलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब मिलते हैं? जब ये ब्रेक होते हैं, इसकी फॉर्मेशन होती है। देखिए ये ब्रेक होंगे और इसकी फॉर्मेशन होगी। ये ब्रेक कब होंगे? जब हम यहाँ पे इसको हीट देंगे, दैट मीन्स इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको जब एनर्जी देंगे, दैट मीन्स इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तभी ये ब्रेक होंगे, तभी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो हम इसको जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। दैट मीन्स हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं दैट रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to temperature। यहाँ हमें एक बात और याद रखनी है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस के अगर हम किसी भी रिएक्शन पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा उसका डबल होगा। तो यहाँ ये बात याद रखने की है। कई बार पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम बोलेंगे कि हर 10 डिग्री सेल्सियस के राइज पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। तो नेक्स्ट फैक्टर इज आवर नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए फर्स्ट फैक्टर में हमने किया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट मीन्स हमारे पास रिएक्टेंट कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट था। लेकिन जो थर्ड फैक्टर हम कर रहे हैं ये है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि हमारे पास जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं वो कैसे हैं। देखिए कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो वो डिपेंड करती है कि हमने रिएक्टेंट कैसे लिए हैं। कई रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजीली नहीं टूटते, कई ऐसे होते हैं जो बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। दैट मीन्स कि जो रिएक्टेंट बड़ा इजीली टूटेंगे वही फॉर्मेशन इजीली कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास अगर हम लेते हैं कोई ऐसा रिएक्टेंट जो बिल्कुल ईजिली टूट जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी बिहाफ पे उतना ही ज़्यादा होगा, उतने ही जल्दी हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन अगर हम कोई ऐसा रिएक्टेंट लेते हैं जो बिल्कुल इजीली नहीं टूट पाता, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी की तरह से उस पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। आवर नेक्स्ट फैक्टर इज फोर्थ, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट।
सरफेस एरिया का देखो कैसे फर्क पड़ता है। मान लीजिए हमने एक लकड़ी का बॉक्स लिया है और दूसरी तरफ हमने लकड़ी के टुकड़े लिए हैं, तो सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा, देखिए इस केस में हमने एक लकड़ी का बॉक्स लिया है, एक लकड़ी के टुकड़े लिए हैं, उनको बिखेर डाला है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है, अगर हम उन पीसेस को जलाने की कोशिश करें तो हमारे पास जल्दी जलेगा कौन सा, हमारे पास जल्दी से जलेंगे वो लकड़ी के टुकड़े। दैट मीन्स कि उन लकड़ी के टुकड़ों का सरफेस एरिया ज़्यादा था, और जब लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा था, और क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा था इसी वजह से वो बड़ा इजीली जल पाते हैं। तो जितना इजीली वो जल पाएंगे दैट मीन्स कि हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना जल्दी वो जल रहे हैं, दैट मीन्स रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा है। तो यहाँ हम लिखेंगे दैट सरफेस एरिया is directly proportional to rate of reaction। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फिफ्थ फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट पे किस तरह से हमारी रिएक्शन डिपेंड करती है। हमारे पास जो कैटलिस्ट होते हैं वो भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज promoter and second one is inhibitor। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट होते क्या हैं। कैटलिस्ट वो स्पीसीज होती हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं विदाउट अंडरगोइंग इटसेल्फ, यानी कि किसी भी रिएक्शन में वो खुद से पार्टिसिपेट नहीं करती हैं पर उस रिएक्शन की स्पीड को वो इंक्रीज कर देती है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट हमारे पास दो तरह के हैं। फर्स्ट वन इज प्रोमोटर एंड सेकंड वन इज इनहिबिटर। तो प्रोमोटर्स क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, दैट मीन्स वो उसको प्रमोट कर देते हैं। और इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो हमारे पास अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की, अगर हमारे पास प्रोमोटर है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास इनहिबिटर है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे। लेकिन जनरली हमें क्या देखने को मिलते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, प्रमोटर। दैट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का इंक्रीज हो जाता है जब वहां पे हमारे पास कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन से वाले, प्रमोटर वाले। लेकिन अगर वहां पे इनहिबिटर प्रेजेंट है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, देखिए मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन गिवन है, दैट इज ए प्लस बी बी गिव राइज टू सी प्लस डी डी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि अगर हमें किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना है तो रेट ऑफ एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हमारे पास रिएक्टेंट्स दिए गए हैं इनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और रेज टू पावर देयर रिस्पेक्टिव मोल। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, दैट रेट ऑफ रिएक्शन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे ए बी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू पावर देयर रिस्पेक्टिव मोल। मोल कौन से हैं, ए और बी, यानी ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, दैट इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज directly proportional to product of concentration of reactant raised to their respective मोल्स। कि यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और साथ में उनकी जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं वो उसकी पावर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, लाइक दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट देंगे एंड दैट कांस्टेंट इज के, ए और बी। यहाँ पे जो के है हमारा, के इज रेट कांस्टेंट।
तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि डिफाइन रेट कांस्टेंट, तो आप लोग रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए हम ए की कंसंट्रेशन भी 1 लेते हैं और बी की कंसंट्रेशन भी 1 लेते हैं और 1 की पावर 1 या कुछ भी, तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स आर इज इक्वल्स टू के इंटू 1 रेज टू पावर ए और 1 रेज टू पावर बी। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू K। और R K के इक्वल कब हुआ? जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी मान के चले। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के, ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लेते हैं। तो इसको बोलेंगे हम K इज डिफाइंड एज rate constant is equals to rate of reaction when concentration of reactant is taken as unity। जब हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी मानना है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दैट K इज इक्वल्स टू R अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिख सकते हैं ऐसा हम कि K, यहाँ पे ये K था और ये हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट K ये इसके अपॉन में चला जाएगा, दैट इज K इज इक्वल्स टू R अपॉन में रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? K। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होएगा कि हमारे पास, देखिए हमने पीछे निकाला है दैट R इज इक्वल्स टू K। R K के इक्वल कब हुआ था? जब हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी मान के चला था। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम इसकी ये बोल सकते हैं दैट इट मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। और क्यों मेजर करता है? क्योंकि हमें पता है दैट K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? देखो हर एक रिएक्शन के लिए जो K की वैल्यू है ये कभी भी फिक्स नहीं होती, तो हर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो हम लिखेंगे डिफरेंट रिएक्शन has different value of K। और थर्ड हम क्या करेंगे? टेम्परेचर वाला, कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 10 डिग्री राइज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए वो उसका डबल हो जाता है। तो लिखेंगे फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस रेज इन टेम्परेचर there is twice of rate of reaction। तो ये थे हमारे पास रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्या था कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसी वजह से रेट कांस्टेंट जो है ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हेल्प करता है। सेकंड थिंग हम ये बोलते हैं कि हर एक रिएक्शन के लिए कभी भी K की वैल्यू फिक्स नहीं होती, अलग अलग रिएक्शंस के लिए K की वैल्यू अलग अलग होती है। और थर्ड फैक्टर इज कि हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज अगर टेम्परेचर में हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा उस रिएक्शन में डबल हो जाएगा।